नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल लाइन में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मैं पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन मैंने आपको करवा दिया था, भारतीय संविधान की विशेषताएं। मैं नए टॉपिक के साथ दूसरा लेसन है भाग ब। भारतीय संविधान के दो भाग लगते हैं, आपको पता है। भारतीय संविधान के कितने भाग? एक तो पाश्चात्य विचारक लगता है, एक ही किताब है लेकिन दो पार्ट, भाग ए और भाग ब। तो मैंने भारतीय संविधान की पहली विशेषता, भारतीय संविधान का ब भाग का पहला टॉपिक पढ़ा दिया था। भारतीय संविधान की 21-22 पॉइंट थे जिसको बता दिया। मैंने नए उन एनर्जी के साथ और मेरे को बच्चों की मांग के कारण मैं भारतीय संविधान की पॉलिटिकल साइंस के बहुत ज़्यादा बच्चा है, इसलिए मैं भारतीय संविधान का 2 नंबर पार्ट है मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व, कक्षा 12। तो कक्षा 12 का दूसरा लेसन है मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व। तो आपको सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं 12वीं क्लास के बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और नोट्स बनाने हैं आपको, तो कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, 1 नंबर यहाँ प्रश्न यह बनता है। दूसरा लेसन है, जितने भी ऋषिका है या टीना महर्षि है, सभी जो छात्र छात्रा हैं वो पॉलिटिकल साइंस का 12वीं क्लास का वीडियो देखें। दूसरा लेसन है भाग ब का, और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे पहले है पॉइंट मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, 1 नंबर ये बनता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपको मूल अधिकार की, तो देखो मूल अधिकार अमेरिका से प्रभावित है। किस देश से प्रभावित है? अमेरिका से। यदि आपको वो भाग पूछे तो भाग कौन सा है? 3 भाग कौन सा है? 3। यदि आपको अनुच्छेद पूछे तो आपको अनुच्छेद याद रखना है 12 से 35 तक, और संविधान के भाग 3 को संविधान मेग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसकी कॉपी भी मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। संविधान का इसे क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में, संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें 3 भाग में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को लेकर मिलता है। संविधान के भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी प्रतियोगी परीक्षा में PTT के एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपको पता है भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। ये मैंने बता ही दिया। मूल अधिकार अमेरिका से, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, संविधान के भाग 3 में संविधान का मेग्ना कार्टा। अब देखिए, ये आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट है नीति निर्देश तत्व है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। एक तो ये ध्यान में रखना है पहली चीज़। दूसरी, संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4। ये ध्यान में रखना है, भाग कौन से में है? 4 में। और यदि अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद, तो आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद आपको रखना है 36 से 51 तक। ये चीज़ आपको नोट्स के रूप में बना लेनी है। छोटे छोटे प्रश्नोत्तर बना लेने हैं, ताकि बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या न हो, गलत न हो। तो आपको पता है नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। भाग कौन सा है? 4 है। अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51 तक नीति निर्देश तत्वों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो इसकी भी आपको कॉपी कर लेनी है। स्क्रीन आपको PDF उपलब्ध आ जाएंगे, फिर नोट्स बना के मेरे को बताने हैं। तो नीति निर्देश तत्व कौन से भाग में है? अब नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये ध्यान में रखना है। भाग कौन सा है? 4 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी आपको PDF उपलब्ध कर दी जाएगी और आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको विशेष तौर से इन चीज़ों का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आज के बाद में चलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने बता दिया, मूल करते हुए चर्चा कर ली। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपको पता है देश के प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए जिस कार्यों को किया जाए उसको मूल अधिकार कहते हैं। नीति निर्देश तत्व राज्य के लोक कल्याण कार्य, देश की आर्थिक, देश की सामाजिक दृष्टि से उन्नत बनाना। और मूल कर्तव्य, आपको पता है वोट देना एक मूल अधिकार नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है मूल अधिकार हो। निर्वाचित होने का एक वोट देना एक मूल अधिकार हो सकता है, लेकिन कर्तव्य हो कोई ज़रूरी नहीं है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछें मूल कर्तव्य, तो आपको ध्यान में रखना है मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? सोवियत रूस से। तो अभी पॉलिटिकल साइंस आपको मैं ही पढ़ाऊंगा और आपको शानदार तरीके से पढ़नी है, बहुत गजब तरीके से। तो मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई है? सोवियत रूस से। इतने दिन में थोड़ा नई हिस्ट्री लेने के कारण पॉलिटिकल को वापस मैं मैदान में उतरा हूँ और आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई भी समस्या हो आपको कमेंट कर देना है। तो मूल कर्तव्य सोवियत रूस से। भाग आपको पूछना है तो भाग हो जाएगा 4 क। कौन सा है? भाग 4 क। और यदि आपको अनुच्छेद पूछ रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 51 क में है। क्या है? 51 क में। ये तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? सोवियत रूस से। भाग कौन सा है? 4 क है, ये याद रखना है। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क है। मतलब मूल कर्तव्य सोवियत रूस से प्रभावित हुआ था। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे, जब इंदिरा गांधी की क्या थी? सरकार थी। और आपको पता है उसी समय में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मतलब स्वर्ण सिंह थे। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और आज वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। तो वो भी मैं बताऊंगा। तो मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिया, भाग 4 का अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। तो इसके भी आपको कॉपी में विशेषता क्या रखना है? नोट्स के रूप में उतार लेना है। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चलते हैं आगे। देखिए, अब देखिए तो 2 नंबर लेसन है भारतीय संविधान का ब भाग का। मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई दी थी। पीछे वीडियो आप देखोगे जब आपको पता चलेगा कि पीछे वीडियो में मैंने भारतीय संविधान की 2 पार्टों में विशेषता करा दी थी। अब टॉपिक है मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सबसे ज़्यादा आप इन चीज़ों पर क्या करें? विशेष जोर दें। तो आपको पता है मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य। सबसे पहले देखिए परिभाषा। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करता है। ये तेज बहादुर सप्रू थे, हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बोलिए सर प्रताप जी। सर तो बिल्कुल प्रताप जी 21 मिनट का 20-21 मिनट तो ठीक है। तो 20 मिनट में देख लें। तो आपको बताए संविधान में प्रताप जी सर आगे हमारे आदरणीय सर हैं। तो आपको पता है संविधान में तो दूसरा लेसन है मूल अधिकार और नीति निर्देश मूल कर्तव्य। तो आपको पता है संविधान में मूल अधिकारों रखने का उद्देश्य जो 15 मिनट बाद में तो आपको पता है संविधान में मूल अधिकार रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस थे तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने कहा था कि संविधान में मूल अधिकारों का रखने का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा क्या करता है? प्रदान करता है। उसके बाद में देखिए वो न्यायाधीश कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। मूल अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप है। ये आपको अच्छी परिभाषा देने कि मूल अधिकार अधिकारों का ये क्या है? स्वरूप है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मूल अधिकारों का ही एक स्वरूप क्या है? मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार का एक स्वरूप है वो अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण, आपको पता है इससे व्यक्ति का सर्वांगीण क्या होता है? विकास होता है कि भी चारों तरफ से उनका विकास हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, सभी दृष्टि से। तो आपको पता है मूल अधिकारों का एक स्वरूप है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए वो मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों के द्वारा राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपको एक इस चीज में रखना है कि मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करते हैं। मूल अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हो, भले ऐतिहासिक हो, भले राजनीतिक हो, आर्थिक दृष्टि से, और अनिवार्य हो रहे हैं। इसमें नागरिकों के प्रदान किए गए इन अधिकारों के द्वारा राज्य कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, विशेषताएं बहुत शानदार तरीके से रखनी है। वो क्या है? देखिए आपसे संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में ये प्रश्न आ सकता है कि संविधान भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो आपको पता है 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। जब संविधान लागू हुआ था उस समय में कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। तो आपको पता है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को ले किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों का जब संविधान में उल्लेख किया गया था, तो आपको पता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इस चीज़ में थोड़ी और विशेष ध्यान रखनी है कि आपको कि जब संविधान लागू हुआ था, ये भी आपको संविधान के, ये मैंने आपको बताया था, संविधान के भाग 3 को संविधान का मेघना काटा कहा जाता है। संविधान का मेघना काटा कहा जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय में 20 और 21 को राष्ट्रीय, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 20 और 21 है जो, वो आपको बताए आपातकाल के समय में इसको क्या नहीं किया जा सकता? निलंबित नहीं किया जा सकता। तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मेघना काटा कहा जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल जब आता है भारत में, जब दूसरा देश को हमारे पर आक्रमण कर देता है, युद्ध की संभावना हो जाती है, भारी आक्रमण हो जाता है, उस स्थिति में आपको पता है अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकता। बाकी राज्य में जब आंतरिक अशांति के, ये चीज़ भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि राज्य जब आंतरिक और अशांति के आधार पर जब आपातकाल लागू हो जाता है, आंतरिक अशांति के आधार पर, तो 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। ये ध्यान में रखना है आपको कि जब राज्य में आंतरिक अशांति के आधार पर होता है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर ये अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय में ये निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है विशेषताएं। उसके बाद में मैंने आपको मूल अधिकार की परिभाषा बताई कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करता है। ये न्यायाधीश सप्रू ने कहा था। मूल अधिकारों का ही एक स्वरूप जो अधिकारों को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए थे, लेकिन राज्य मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद में देखिए मूल अधिकारों की क्यों आवश्यकता है, बहुत शानदार टॉपिक है कि मूल अधिकारों का दूसरा लेसन है ये, मूल अधिकारों की क्या इंपॉर्टेंस है, कि मूल अधिकार क्या जरूरी है। आपको पता है मूल अधिकार जरूरी है। मूल अधिकार के बिना आपको पता है समाज का या राष्ट्रीय विकास का या देश का विकास सर्वांगीण नहीं हो सकता, क्योंकि मूल अधिकार मनुष्य का परम आवश्यक गुण होता है एक प्रकार का। तो आपको पता है मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व है। मूल अधिकारों के बिना, किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रश्न पूछा कि मूल अधिकारों के बिना भारतीय संविधान शून्य है। मूल अधिकारों के बिना भारतीय संविधान क्या है? शून्य है। तो आपको पता है मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या महत्व है। पहला पॉइंट है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको पता है मूल अधिकार, जब कोई व्यक्ति के नियमों का अतिक्रमण होता है, जब व्यक्ति के अधिकारों को छीना जाता है, तो वो व्यक्ति आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत, आपको पता है अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की क्या ले सकता है? शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की क्या ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, क्योंकि जब वो नियमों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, उनकी क्या ले सकता है? शरण ले सकता है। तो हम कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा। ये भी आपको ध्यान में है कि अनुच्छेद 32 के तहत यदि व्यक्ति के नियमों का अतिक्रमण हो रहा है,
या उनके व्यक्तिगत अधिकारों को छीना जा रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट हो या उच्च न्यायालय उनकी शरण ले सकते हैं और वो हमें इन अधिकारों की आवश्यकता की या इन अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, गारंटी देता है। उसके बाद में देखिए पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, भले गरीब हो भले अमीर हो, प्रत्येक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ये मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। और आपको पता है एक अभी जो एक अधिकार और भी पारित हुआ था पीछे, आपको पता है प्रेसी निजता पाने का अधिकार, किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। जैसे तलाक का अधिकार था, तलाक मुस्लिम प्रथा पर जो लागू हुआ था, तो किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। अब निजता पाने का भी अधिकार है, हमें सूचना पाने का भी क्या है, अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र के बिना मूल अधिकार अधूरा है, और आपको पता है मूल अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र किसी का काम का नहीं है। और डॉक्टर इब्राहिम लिंकन ने, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे इब्राहिम लिंकन ने कहा था जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, कि लोकतंत्र से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लोकतंत्र और मौलिक अधिकार दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हम कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की क्या की जाती है, भले ही व्यक्ति किसी तरह हो, भले वो नागरिक हो, भले वो शारीरिक हो, भले वो मानसिक हो, किसी तरह से हो, उनको हमारे ये मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। तो हम कहें ये जो अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं। और आपको पता है स्थानीय सुशासन है, सरकार कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार को लॉर्ड ब्राइस, एक बहुत बड़े हमारे पॉलिटिकल के विद्वान रहे हैं, लॉर्ड ब्राइस ने तीसरी स्थानीय सरकार को तीसरी पाठशाला, लोकतंत्र की तीसरी पाठशाला कहा था। लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र को क्या कहा था, तीसरी पाठशाला। तो पहला पॉइंट हुआ मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके द्वारा नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा देखो, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, मनमर्जी नहीं कर सकते। जैसे प्रताप जी हैं या मान लो मैं हूं, या जैसे फ्रांस का एक राजा था लुई 16वें, वो हमेशा जनता पर अत्याचार करता था। अत्याचार का मतलब मैं ही राज्य हूं, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। हिटलर जैसे कहता था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन कभी व्यक्ति लोकतंत्र में स्वेच्छाचारी अत्याचार नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसको जनता उखाड़ फेंकती है। तो आपको पता है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, मतलब अत्याचार है, अपने आप में स्वविवेक शक्ति है, तो मौलिक अधिकार उनको क्या करते हैं, रोकते हैं, उनको अत्याचार नहीं करने देते हैं। जैसे हमारी भारतीय शासन है, तो भारतीय देश एक लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, बहुत शानदार उदाहरण है। तो शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया था। आपको पता है मौर्य काल में, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था 10वीं में, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र लिखी गई थी। उसमें 15 अध्याय थे, आपको पता है 180 अध्याय थे, 180 खंड थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान नहीं था। अपने आप में प्राचीन समय में राजा स्वेच्छाचारी नहीं था, कोई मनमर्जी नहीं करता था, जनता के ऊपर निर्भर होता था। जनता का शासन मतलब अपने आप थे। तो भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए कि भारतीय पावरफुल शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाए कि वो सत्ता का दुरुपयोग न करें। और आपको कौटिल्य ने कहा था कि राजा जब ही मतलब सुख है जब प्रजा सुखी है, प्रजा सुखी तो राजा सुखी। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा था प्रजा सुखी तो राजा सुखी, राजा सुखी तो प्रजा सुखी। और यदि राजा अत्याचारी है तो कौटिल्य ने कहा था उस राजा को देश से निकाल देना चाहिए। तो आपको पता है भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाएं कि सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का शासन विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने से सहायता प्रदान करते हैं। ये शासन के अधिकारों की शक्ति और बहुमत दल की तानाशाही से, आपको पता है बहुमत दल की तानाशाही जब आ जाती है तो आपको पता है इन संविधान में दिए गए मूल अधिकार शासन विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करने ये शासन के अधिकारों की शक्ति बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। मूल अधिकार साधारण कानून से भी श्रेष्ठ होते हैं। मूल अधिकार है वो साधारण कानून से भी क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो आपको पता है मूल अधिकार साधारण कानून से भी क्या माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनते हो, कि राज्य में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इन अधिकारों को छीना जा सके, इन अधिकारों को लोप किया जा सके, ऐसा कोई रूल नियम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं है जो इन अधिकारों को छीन ले, और व्यक्ति के अधिकारों को छीना भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 21 में आपको पता है
प्राण एवं दैहिक का अधिकार है। प्राण और दैहिक, ये प्राण और दैहिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता, व्यक्ति के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक अधिकार है, इस अधिकार को हम छीन नहीं सकते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक अधिकार है, इसको भी हम छीन नहीं सकते। आगे चलता हूं, देख लो। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। उसके बाद में देखिए न्यायिक सुरक्षा, ये भी आपके शानदार टॉपिक है। न्यायिक सुरक्षा कि व्यक्ति जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय की क्या ले सकता है, शरण ले सकता है। तो आपको पता है न्यायिक सुरक्षा, मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। और आपको मैंने बताया भी था अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के यदि 6 अधिकार होते हैं, यदि 6 अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनकी शरण ले सकते हैं। तो हम कहेंगे कि न्यायिक सुरक्षा, मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद कौन से में है, 32 में। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, आपको पता है मौलिक अधिकार लोकतंत्र के क्या होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं। मूल अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके अभाव में लोकतंत्रात्मक, यदि इसके आधार में मूल अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र, तो आपको पता है इस लोकतंत्रात्मक इसमें कल्पना नहीं कर सकते। यदि मूल अधिकारों का अभाव है तो हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला पॉइंट 5वां 6ठा ये पढ़ेंगे, पार्ट 2 नंबर है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी समस्या हो आप कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।